हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के पेपर की। ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसकी बात करेंगे। और ये पेपर लिखा है रवि सियाग ने। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रवि सर ने कॉपी को फ्रेम किया है और किस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट बना चुका हूँ मैं, एक पार्ट और दो पार्ट बन गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं और बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये एक तीसरा पार्ट है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि किसी नए जो टॉपर है उसकी कॉपी को यहाँ वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही जो टॉपर है उसकी पूरी कॉपी का वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस एक ही कॉपी में कई प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक तो हम कर गए थे उस दिन। ठीक है ना, ये भाषा और बोली में अंतर ये हमने उस दिन पढ़ा था, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, और आज का ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। आपने भी कई बार सुना होगा कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा के बारे में हम बात करते हैं तो हिंदी यहाँ पर ऑप्शन आता है। यानी कि हिंदी के रूप में तो भारत की राजभाषा है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत की क्या वास्तव में कोई राष्ट्रभाषा है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन सी हैं, और राजभाषा इसके साथ कौन सी है। ठीक है, तो इसी सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखा है, क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से फ्रेम किया है। और देखो क्वेश्चंस का जो चेकिंग हुई है, और इसके बाद इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, 6.5 मार्क्स मिले हैं इनके। लगभग हर एक क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, लगभग हर एक क्वेश्चंस में इन्हें 10 में से 6.5 मार्क्स या 6 मार्क्स मिले हैं। मैंने देखा है 5 मार्क्स तो किसी भी आंसर में नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं शुरुआत से। ठीक है, तो ये है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले सर ने जो क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, और ये किया है राष्ट्रभाषा। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, आप ध्यान से देखना। राष्ट्रभाषा लिखा है तो राष्ट्रभाषा से ही आपको शुरुआत करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप अगर आप कॉपी में लिखते जाएं, एक छोटी सी कॉपी बना लें, या जो A4 साइज पेपर होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लिख लें कि किस प्रकार से हमें मेंस का आंसर को फ्रेम करना है। इसके साथ एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं। उस वीडियो में सारे वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिसमें मैं बताऊँगा कि किसी भी क्वेश्चन का जब हम शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत किस किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, और जो डायग्राम बनाते हैं वह डायग्राम कितने ज़्यादा सटीक होने चाहिए, या किस हद तक होने चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन है, मान के चलते हैं आपने 10 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से आपने कितने डायग्राम बनाने चाहिए। क्या पूरे 10 क्वेश्चन में डायग्राम होने चाहिए, या फिर किसी 4 में या 5 में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 1 मिनट, और देखो यहाँ पर राष्ट्रभाषा है, इसी के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ इन्होंने भी राष्ट्रभाषा से ही शुरुआत की है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद ध्यान रख के चलना है। ठीक, तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वह भाषा होती है, कौन सी भाषा होती है, वह भाषा होती है जो राष्ट्र की प्रमुख भाषा होती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि एक ऐसी भाषा जिसको राष्ट्र के द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई ए नाम का राष्ट्र है, मतलब देश है, जिस देश में किसी बी नाम की भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो उसी बी भाषा को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और उसी बी भाषा को हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। मान के चलते हैं हमारा भारत है, और हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हालांकि हिंदी तो नहीं बोली जाती है, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और हिंदी को ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी को हम यहाँ पर राष्ट्रभाषा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल लिया है, तो वहीं यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की वह भाषा होती है जो प्रमुख भाषा होती है जिसमें राष्ट्र के व्यवहार निभाए जाते हैं। ठीक है, आगे कहा कि और राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति भी समाई होती है। ये बात सही है कि कोई भी भाषा है जिसको अधिक से अधिक लोग बोल रहे हैं, ठीक है,
तो उस भाषा में राष्ट्र की संस्कृति भी समाई हुई होगी, ठीक है, और सामाजिक जो परंपरा होती है उसी को भी समाहित किया गया होगा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया जर्मन, जो जर्मनी है इसकी भाषा कौन सी है, जर्मन भाषा है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि राजभाषा से तात्पर्य। अब यहाँ पर बात की गई है राजभाषा से, ठीक है। देखो एक चीज़ और आपको दिखाऊं मैं, जब इन्होंने यहाँ पर लिखा है राष्ट्रभाषा, ठीक है, केवल इतना लिख दिया है राष्ट्रभाषा से, और इसके साथ इन्होंने अंडरलाइन भी नहीं किया, ठीक है, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य। और अगर आप अंडरलाइन कर दो तो शायद में भी बेटर होगा, ठीक है। और इन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में एक बहुत सटीक शब्दों में लिखा है, इसके साथ एक अच्छा सा उदाहरण दे दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर राजभाषा से, ठीक है। तो राजभाषा में भी इन्होंने सेम लिखा है और एक छोटे छोटे से अच्छे शब्दों में लिखा है, और इसके साथ उद्धरण में, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं ना, इस उद्धरण चिन्ह में इन्होंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। और जैसे ऊपर एक उदाहरण दिया था वैसे ही एक नीचे भी उदाहरण दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। अब राजभाषा के बारे में बात करते हैं। तो राजभाषा से तात्पर्य होता है कि शासक या संविधान द्वारा सरकारी कार्यालय व प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली मान्यता प्राप्त की गई भाषा से है। कहने का मतलब है कि किसी भी राष्ट्र का जो संविधान है वह संविधान किस भाषा में लिखा गया है, और राष्ट्र के जो राजकीय कार्य हैं, ठीक है, जो सरकारी कार्य होते हैं वह कार्य किस भाषा में संचालित किए जाते हैं, ठीक है। तो जिस भाषा में वे राष्ट्र के कार्य संचालित किए जाते हैं, इसके साथ उस देश का जो संविधान है वह उस भाषा में लिखा गया, तो वही भाषा कौन सी भाषा होती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत में कौन सी है, राजभाषा हिंदी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रभाषा भारत की है या नहीं है, तो इसको अब हम देखते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर कहा गया है कि अल्प भाषाई विविधता वाले देशों में, ठीक है, अल्प भाषाई विविधता वाले देशों में दोनों स्तरों पर एक ही भाषा विद्यमान होती है, ठीक है। किंतु भारत जैसे देश में जहाँ पर भाषा में विविधता देखने को मिलती है, आगे कहा गया है कि भाषाई विविधता देखने को मिलती है और जिसके कारण स्थिति अलग है, ठीक है। और यहाँ 8वीं अनुसूची में वर्णित लिखा है सभी भाषाएं राष्ट्र की भाषाएं हैं, जबकि हिंदी जो है वह राजभाषा है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कितनी भाषाएं अभी वर्तमान में, 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं को हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम जब राजभाषा की बात करेंगे तो वह हिंदी होगी, ठीक है। तो आज से आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि भारत की राष्ट्रभाषा है या नहीं है, तो आप इसको कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा है। इसके साथ भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाएं, मतलब 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं को वर्णित किया गया वे सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। इसके साथ राजभाषा की बात की जाए तो वह हिंदी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखो इसमें प्रमुख अंतर दिया गया है, प्रमुख अंतर। अब किस में अंतर है, राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में। तो ये अंतर किस प्रकार से फ्रेम किया गया है, देखो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप ऐसे मत करना कि ऐसे कर दिया कि वो अक्षर ही ना दिख रहा है, वो शब्द जो आपने लिखा है वो दिख ही ना रहा है, बस जस्ट आपको उस पर क्रॉस कर देना, जिस प्रकार से इन्होंने किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बीच में एक लाइन चला दो, काफ़ी है गलत अगर हुआ है, लेकिन आप ऐसे मत करना जो हम हाई स्कूल इंटर में अब तक करते आए, ठीक है ना, वो नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे राष्ट्रभाषा के रूप में देखा गया है कि निश्चित व वस्तुनिष्ठ अर्थ होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रभाषा का कोई निश्चित अर्थ हो या वस्तुनिष्ठ अर्थ हो या होना आवश्यक नहीं है। लेकिन वही बात की जाए राजभाषा की, तो राजभाषा में सभी शब्दों का अर्थ होना आवश्यक है, अर्थ वस्तुनिष्ठ और पारिभाषिक होना निश्चित है, ठीक है ना। आगे यहाँ बात की गई है और अगला पॉइंट यहाँ पर है कि राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों में प्रयुक्त होती है, ठीक है, जैसे त्यौहार, पर्व आदि राष्ट्रभाषा है। अब यहाँ पर राजभाषा की बात की जाए
तो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, व प्रशासनिक प्रयोगों में प्रयोग की जाती है। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाती है, और राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिस भाषा को उस राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग स्वीकार करते हैं, और इसके साथ उस भाषा का उस देश के, उस राष्ट्र के त्यौहार पर्व में झलक देखने को मिलती है। ठीक, आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यह दर्जा किसी विदेशी को नहीं मिल सकता है। जो राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा का दर्जा किसी भी विदेशी का मतलब है किसी विदेशी भाषा को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ए नाम का कोई राष्ट्र है, ठीक है, ए नाम का कोई राष्ट्र है, और ए नाम के राष्ट्र में मान के चलते हैं बी नाम की भाषा बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बी नाम की भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे देश की भाषा कहे कि हम इसकी राजभाषा बन जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस देश के लोग इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करते हैं। तो ए देश के जो लोग हैं और बी भाषा को स्वीकार करते हैं, तो उस देश की जो राजभाषा है बी ही होगी, क्योंकि उस देश की संस्कृति परंपरा बी भाषा में समाहित होगी। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पर, और आगे बात की गई है कि विदेशी को भी मिल सकती है राष्ट्रभाषा, जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है वह विदेशी भाषा को भी मिल सकता है। ठीक है ना। इसके साथ बात की गई है कि मध्यकाल में फारसी और अंग्रेजी शासक में अंग्रेजी मान्यता प्राप्त थी। कहने का मतलब है भारत में जब मध्यकाल था उस समय राजभाषा जो थी, ये तुम्हारी फारसी थी, और इसके साथ अंग्रेजी शासक जब आए थे उस समय राष्ट्रभाषा तुम्हारी अंग्रेजी हो गई थी, क्योंकि उसी में कारोबार चल रहा था। ठीक है ना। इसके साथ आगे बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, परिवर्तन मंद गति से होता है। जो राष्ट्रभाषा है इसका परिवर्तन मंद गति से होता है, और इसके साथ परिवर्तन आदेशों पर भी हो सकता है। देखो, मान के चलते हैं आज हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश में आज क्या है, हिंदी भाषा है। ठीक, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आज हमारे देश की जो भाषा है वह कौन सी है। अरे यार, हमारे देश की आज भाषा है राष्ट्रभाषा, नहीं, इसको बोलते हैं राजभाषा। ठीक, इसको बोलते हैं राजभाषा। तो हमारे देश की राजभाषा आज क्या है, हिंदी। ठीक है, तो इसको अगर परिवर्तन किया जाए तो संविधान के द्वारा आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा को परिवर्तित कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन बहुत मंद गति से होता है, बस यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना। तो आगे यहाँ पर कहा गया शब्द संपदा स्थानीय होती है, यानी कि जो तुम्हारी भाषा होती है इसमें शब्द संपदा स्थानीय होती है राष्ट्रभाषा में। इसके साथ जो तुम्हारा परिवर्तन आदेशों द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था, जैसे चीन में मंदारिन और परिभाषित। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार दोनों संकल्पनाएं अपने अपने स्तर पर भिन्नता धारण करती हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसमें 10 में से 6.5 मार्क्स मिले हैं, मतलब 65% मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है ना, बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम देख सकें। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालिए, और यहाँ पर कहा गया है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था के रूप में अपभ्रंश जो थी कि अनेक उपादान आधुनिक हिंदी को प्राप्त हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि इनमें भाषा के स्तर पर व साहित्यिक स्तर पर बहुआयामी प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है।
तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि अगला क्वेश्चंस को भी आपको दिखा सकूँ। और देखो इस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन कितने का 20 मार्क्स का है, ठीक है। और ये 20 मार्क्स में इनको मिले हैं 12.5 मार्क्स, और ये बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आप इतना गेन करते हैं तो ये मान के चलो आप भी टॉपर की लिस्ट में निश्चित रूप से हैं। और यहाँ पर कमेंट के रूप में लिखा है वेरी गुड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन कहा गया है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में सेठ गोविंद दास के योगदान पर प्रकाश डालिए। मैंने पहला पार्ट बनाया था, उस समय गोविंद दास का नाम आया था कि उनका योगदान क्या रहा है राष्ट्रभाषा के रूप में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से फ्रेम किया है, और इसके साथ जो सेठ गोविंद दास हैं इनका हिंदी राष्ट्रभाषा में किस किस प्रकार से योगदान रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से फ्रेम किया है। ये क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में, किसमें, हिंदी भाषा में योगदान की दृष्टि से, ठीक है, सेठ गोविंद दास का योगदान अनन्य है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, और वो है कि कोई भी लेखक है, साहित्यकार है, ठीक है ना, या उपन्यासकार है, उसका नाम आता है, उसके योगदान की बात की जाती है, तो आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूरा नाम लिखा है सेठ गोविंद दास। हालांकि चाहते तो केवल गोविंद दास भी लिख सकते थे, या कुछ और शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने सेठ गोविंद दास पूरा नाम लिखा है। ये भी बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है ना। तो आगे हम देख सकते हैं कि प्रमुख योगदान, ठीक है, इनके क्या क्या योगदान रहे हैं। ये है प्रचार के स्तर पर, एक है पक्ष समर्थन के स्तर पर, एक है समाचार पत्र में, और एक है राष्ट्रभाषा बनाने में। यहाँ पर एक क्वेश्चन कह सकते हैं, एक चीज़ याद आ रही है, और वो है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसको राष्ट्रभाषा के रूप में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और वो दिया था किसने, सेठ गोविंद दास ने, ठीक है। और वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि राष्ट्रभाषा के रूप में योगदान, ठीक। अब इसको डिटेल में लिखा गया है प्रचार के स्तर पर। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, और वो था कि जस्ट उन्होंने लिखा और आगे एक योजक चिन्ह बना दिया, ठीक है, और इसके बाद उसमें अंदर लिख दिया और ये उद्धरण दे दिया, ठीक है। और इसके बाद अभी जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, और वो है इस प्रकार से हेडिंग दी और डब्बा में बंद करके लिखा गया है। तो कहने का मतलब है हर क्वेश्चन को कोशिश करो एक अलग तरीके से लिखो, ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन जो है इसका कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट 1 भी डाला है, ठीक है। तो प्रचार के स्तर पर, किसके, प्रचार के स्तर पर मात्र 16 साल की उम्र में जबलपुर में शारदा सदन नामक पुस्तकालय की स्थापना हिंदी प्रचार हेतु की, ठीक। इसके अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़कर हिंदी प्रचार किया। दूसरा पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर लिखा गया डब्बा में, ठीक। पक्ष समर्थन, तो यहाँ पे लिखा है 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट ने पहली बार हिंदी भाषा का सवाल उठाया और उसे राज्य स्तर पर दर्जा देने की बात की, ठीक है। इससे पहले यह प्रश्न विधानमंडलों में उठा ही नहीं था, तो सबसे पहले इन्होंने उठाया था विधानमंडल में, ठीक है, और इससे पहले ये प्रश्न नहीं उठा था। इसके बाद आगे बात करते हैं, और आगे यहाँ पर कहा गया है कि समाचार पत्रों के स्तर पर जबलपुर में से निम्न पत्रों का संपादन भी किया था। तो इनके ये निम्न समाचार पत्र हैं, जैसे जलसा है, एक है लोकमत है, और एक जय हिंद है। ये इनके समाचार पत्र हैं जो हिंदी भाषा के प्रचार के लिए प्रकाशित किए जाते थे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पर आगे बात की गई है कि राष्ट्रभाषा, अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, वो बता देता हूँ कि हर क्वेश्चंस को आपको
एक अलग तरीके से फ्रेम करना है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसके साथ एक और बात याद रखनी है कि जिस क्वेश्चन को आप जिस प्रकार से फ्रेम करना है उसी प्रकार से करना है, लेकिन अगला क्वेश्चन दूसरे अनुसार आपको फ्रेम करना है। कहने का मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में 4 हेडिंग है मान के चलते, तो 4 हेडिंग में आपने अगर बोर्ड ये ब्लॉक या डब्बा बनाया है तो इन चारों हेडिंग में आपको डब्बा बनाना है। ऐसा मत करना कि इन 4 हेडिंग में एक ही क्वेश्चन में 4 हेडिंग है और इसमें एक में डब्बा बना दिया, एक में नहीं बनाया, एक में योजक चिन्ह लगा दिया और एक में नंबर दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रभाषा बनाने में योगदान। संविधान सभा में किसमें संविधान सभा में कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन, किसका संविधान सभा में कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन कर भी हिंदी के पक्ष में मतदान किया। ठीक है, तो यही व्यक्ति थे सेठ गोविंद दास। इन्होंने ही संविधान सभा में योगदान भी दिया है जब हिंदी भाषा की बात की जा रही थी, राष्ट्रभाषा की, उस समय। ठीक है, तो आगे यहाँ पर कहा गया है कि हिंदी व हिंदुस्तानी के विवाद को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्होंने ही हिंदी और हिंदुस्तानी के विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था तो उसको भी इन्होंने सुलझाया था। ठीक है, और आगे यहाँ पर कहा गया है कि 1963 से शुरू हुए 1963 से शुरू हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों में संपूर्ण देश में घूम घूम कर हिंदी के पक्ष में आवाज़ उठाई। ठीक है, 1963 में एक आंदोलन हुआ था, हिंदी विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो हिंदी विरोधी आंदोलन में संपूर्ण देश में घूमे ये। ठीक है, और इसके साथ हिंदी के पक्ष में आवाज़ उठाई। इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार सेठ गोविंद दास का योगदान बहुआयामी है। ठीक है, और इनका हिंदी प्रेम अद्वितीय है, इनका कथन है। ठीक है, और इनका कथन जो है वो देख लेते हैं कि जब हम अपना जीवन जननी आगे कहा है कि हिंदी मातृभाषा हिंदी के प्रति समर्पित करते हैं, तब हम हिंदी के सच्चे प्रेमी कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ कहा गया है कि हमारी देवनागरी भारत ही नहीं विश्व की सभी लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इन्होंने अपनी जो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, इस लिपि को भारत में ही नहीं श्रेष्ठ बताया बल्कि इसके साथ विश्व में सभी भाषाओं से अधिक श्रेष्ठ बताया और सबसे अधिक वैज्ञानिक भी बताया है। तो इन्हें 9.5 मार्क्स मिले हैं, 9.5 या 9.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 15। ठीक है, तो 15 में से 9.5 मार्क्स मिले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और भी कई सारी वीडियो देखने के लिए। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो को आगे बढ़ाएं या फिर इसी जो कॉपी है इसको आगे बढ़ाएं या फिर कोई अन्य लेके आएँ, लेकिन ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और हाँ, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।